मॉर्निंग बॉटनी थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज हम सेकंड पेपर का लास्ट यूनिट फिफ्थ यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक वाटर पोल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने पोल्यूशन की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और एयर पोल्यूशन के बारे में रीड किया था। आज हम वाटर पोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो वाटर पोल्यूशन क्या है? जल प्रदूषण। जल जब पीने योग्य नहीं रहता है, इतना ज़्यादा उसमें प्रदूषण या इतना ज़्यादा उसमें वो चीज़ें शामिल हो जाती है जो हमारे पीने योग्य जल को ख़राब कर देती है, उसे वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो जल आपको पता ही है कि वायु के बाद में जल ही जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीने के लिए। तो विश्व की तेज़ी से बढ़ रही आबादी भी आज जल प्रदूषण से जूझ रही है। तो जल प्रदूषण की हम परिभाषा देखते हैं। विभिन्न प्रकार की मानव गतिविधियों तथा अपशिष्ट पदार्थों के निष्पादन के कारण जल के गुणों में आए वे हानिकारक परिवर्तन, जिनके परिणाम स्वरूप जल पीने, घरेलू कार्यों, मत्स्य पालन व कृषि कार्यों के लिए पूरी तरह अनुपयोगी हो जाता है, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। एक और परिभाषा देखते हैं कि जल में किसी भी प्रकार के जैविक, कार्बनिक, अकार्बनिक, अवांछित पदार्थ का पाया जाना, जिसके कारण जल के गुणों का ह्रास होकर घातक प्रभाव उत्पन्न होता है या जल की उपयोगिता कम हो जाती है, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। मॉस के अनुसार जल के गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो जल की उपयोगिता को अहितकारी बना देता है, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषित जल का उपयोग करने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे हैजा, पीलिया, आंत्रशोथ, मोतीजरा आदि। और जितनी भी बीमारियां होती है उनमें से 2/3 तो वाटर बॉर्न डिजीज ही होती है या जल जनित बीमारियां ही होती है। अब जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से जल प्रदूषण हो सकता है, वो देखते हैं हम। तो जल प्रदूषण एक बहुआयामी समस्या है जिसमें प्रदूषक पदार्थ विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होकर जल में मिल जाते हैं, वह इसे प्रदूषित कर देते हैं। तो कौन कौन से स्रोत हैं? पहला है घरेलू वाहित मल, डोमेस्टिक सीवेज। ठीक है, तो जो भी हमारे घरों का जो कचरा है, बाथरूम का हुआ, किचन का हुआ, तो या तो वो सारी चीज़ें जब जल में मिल जाएगी तब उससे जल प्रदूषित हो जाता है। तो विश्व के अधिकांश महानगर एवं प्रमुख शहर नदियों के किनारे स्थित है। शहरों और कस्बों में निकलने वाले घरेलू वाहित मल में रसोईघर के अपशिष्ट पदार्थ, मल मूत्र, छोटे जीवों जैसे मच्छर, मक्खियों, दीमक, कॉकरोच को मारने में काम आने वाले रसायन, अपमार्जक, साबुन, सोडा, फिनाइल, डीडीटी, पुराने कागज, घरेलू रसोई में बनने वाले उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इस प्रकार वे जलीय अपशिष्ट पदार्थ जो जो जीवों, सजीवों या खाद्य सामग्री निर्माण करने वाले उद्योगों से छोड़े जाते हैं, वे भी घरेलू वाहित मल की श्रेणी में आते हैं। वे सभी अपशिष्ट पदार्थ कस्बों एवं शहरों की नलियों द्वारा एकत्र कर तालाबों, नदियों या झीलों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। ये नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये जल जो है प्रदूषित हो जाता है। फिर उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट। तो उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट में उद्योग हैं जैसे ताप संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, इस्पात, उर्वरक, कागज, रबड़, शराब उद्योग, कपड़ा रंगाई, चर्म शोधन कारखाने, प्रसाधन सामग्री का निर्माण करने वाले कारखाने इत्यादि बहुत सारे उद्योग हैं जो अपने रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ को विभिन्न जलाशयों में प्रवाहित कर देते हैं। फिर है कृषि अपशिष्ट पदार्थ। कृषि अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे कीटनाशी, कवकनाशी, खरपतवारनाशी, चूहेनाशी, जैव अम्लीय, बायो एसिडिक, जो अपने खेतों में रसायनों का यूज़ कर रहे हैं ये सारे। और इसके अतिरिक्त डीडीटी, 2,4-D, BHC, एल्ड्रीन, हेप्टाक्लोर आदि जो कीटाणुओं को मारने के काम में आते हैं, ये सभी रासायनिक पदार्थ खेतों की मिट्टी को तो प्रदूषित करते ही हैं। और जब बारिश का पानी इन मिट्टी में गिरता है तो वो बारिश का पानी नदियों और झीलों में पहुंच जाता है और इस तरह से वो जल को प्रदूषित कर देते हैं। अब है रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ, बायो एक्टिव वेस्ट। तो आधुनिक सभ्यता का यह दौर परमाणु युग कहलाता है। तो चिकित्सा, परिवहन, बिजली उत्पादन, भोजन के परिरक्षण
आदि अनेक के शोध कार्यों के लिए रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग किया जाता है और ये रेडियोधर्मी पदार्थ जल में पहुंचकर जल के गुणों को नष्ट कर देते हैं। फिर है तेलीय प्रदूषण। तो तेल द्वारा उत्पन्न जल प्रदूषण को तेलीय प्रदूषण कहा जाता है। तो अगर तेल की जैसे कोई भी शिप है, किसी शिप के थ्रू तेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो अगर शिप डैमेज हो जाए तो वो तेल पूरी वाटर बॉडी की सरफेस के ऊपर फैल जाता है और पानी में रहने वाले जीवों को फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन और लाइट नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक वाटर पोल्यूशन में ही आता है। लास्ट सोर्स है टेम्परेचर को हम इस तरह से देखते हैं कि मशीनों को ठंडा करने के लिए ठंडा पानी काम में लिया जाता है और बदले में गर्म पानी जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है। तो ये गर्म पानी जो है, जो वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाता है, उससे थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। तो ये गर्म पानी जो वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाएगा तो उससे वाटर बॉडीज़ में रहने वाले जो एनिमल्स है और प्लांट्स है उनको काफ़ी हानि होगी। तो जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव है मानवों पर, पक्षियों पर या पादपों पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो देखते हैं। तो औद्योगिक अपशिष्ट का दुष्प्रभाव क्या होता है वो औद्योगिक अपशिष्ट होते क्या है पहले कि फिनॉल्स, फ्लोराइड, अम्ल, क्षार, साइनाइड, भारी वस्तुएं आदि इस श्रेणी में आते हैं। तो इनसे विभिन्न प्रकार के अम्ल, क्षारीय पदार्थों को जल स्रोतों में छोड़ने पर इनके जल का पीएच में चेंज हो जाता है और जल के पीएच के चेंज होने से जो उस जल का उपयोग करते हैं, चाहे प्लांट्स हुए, चाहे एनिमल्स हुए, चाहे ह्यूमंस हुए, तो वो पीएच चेंज वाला वाटर सजीवों पर नुकसानदायक होता है। सभी प्रकार के औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषकों में पारा निश्चित ही सबसे घातक जल प्रदूषक है और ये क्यूमुलेटिव पॉइजन है तो ये मरकरी जो भी मरकरी को जो भी अवशोषित करेंगे, तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो वो उनकी बॉडी में जम जाता है, तो इसे संचय विष कहा जाता है। फिर मिथाइल मरकरी भी एक जल प्रदूषक है। तो मिथाइल मरकरी को यूज़ किया जाता है प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, फंगस को दूर करने के लिए मिथाइल मरकरी का यूज़ किया जाता है। तो ये हम यूज़ तो कर रहे हैं बेनिफिट के लिए, बट इसका आगे और इफ़ेक्ट क्या होता है वो हम लॉन्ग टाइम इसका इफ़ेक्ट प्लांट्स पर पड़ता है। और पारे के समान ही लेड या सीसा भी एक क्यूमुलेटिव पॉइजन है जो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सेल मेटाबॉलिज्म या कोशिका उपापचय में अनेक प्रकार की रुकावटें उत्पन्न करता है। कल कारखानों द्वारा छोड़े गए फ्लोराइड अपशिष्ट पदार्थों द्वारा प्रदूषित इस फ्लोराइड युक्त जल का उपयोग कर लेने से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में कुबड़ापन आ जाता है। और लंबे समय तक फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से अस्थियों के जोड़ और विशेषकर रीढ़ की हड्डी है उसमें कठोरता आ जाती है, तो इसे कुबड़पन का रोग कहते हैं। कैल्शियम युक्त पदार्थों के प्रति फ्लोराइड यौगिक विशेष प्रकार की बंधुता एवं आकर्षण प्रदर्शित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप फ्लोराइड प्रदूषित जल का उपयोग करने से मनुष्य की हड्डियों में फ्लोराइड एकत्रित हो जाता है और इस फ्लोराइड युक्त जल का उपयोग करने से मनुष्य के दांत में भी धब्बे पड़ जाते हैं, वो पीले हो जाते हैं और हड्डियों व जोड़ों में दर्द उत्पन्न होता है। और सबसे गंभीर समस्या वो है जी कि पैरों के घुटने बाहर की तरफ आ जाते हैं ज़्यादा फ्लोराइड और कैल्शियम युक्त पानी पीने से, तो इसे कहते हैं नॉक नी सिंड्रोम, ठीक है, जिससे पैरों के घुटने बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। फिर घरेलू वाहित मल के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो घरेलू वाहित मल जब वाटर बॉडीज में मिक्स होता है तो शैवालों की तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप जलाशय में जल की सतह संपूर्ण रूप से ढक जाती है। नाइट्रोजन व फॉस्फेट की अत्यधिक मात्रा घरेलू वाहित मल में पाई जाती है। जलाशय में उपस्थित नाइट्रोजन एवं फॉस्फेट यौगिक की अल्प मात्रा भी शैवालों की जलाशय में तेजी से वृद्धि उत्पन्न कर देती है। तो जब घरेलू अपशिष्ट वाटर में गिरते हैं और
उनको यूज़ करके एल्गी या जो शैवाल है वो तेज़ी से वृद्धि करने लगते हैं। तो तेज़ी से जब शैवाल वृद्धि करेंगे तो वाटर की पूरी सरफेस है वो कवर हो जाएगी शैवाल से। तो उस स्टेज को कहते हैं शैवाल ब्लूम या एल्गल ब्लूम। तो ये स्टेज भी हानिकारक होती है। इस परिस्थिति में जल दुर्गंधमय हो जाता है और ये मनुष्यों एवं जानवरों के लिए उपयोगी नहीं हो पाता है। जिसे हम काई कहते हैं, तो काई की पूरी जो ग्रीन सरफेस है वो पूरी वाटर बॉडीज़ को ढक लेगी। ये बड़ी समस्या में उपस्थित अपघटक सूक्ष्म जीव जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करके मृत शैवालों, थैलसों एवं अन्य मृत कार्बनिक अवशेषों का अपघटन करते हैं। इस कारण से जल में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एक स्टेज होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो अपघटक सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक अवशेषों के अपघटन में प्रयुक्त की जाती है उसे जैविक ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो बीओडी जितनी ज़्यादा होगी, बीओडी मतलब ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उस पानी में प्रदूषण या पोल्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है। तो जब जितना भी ये घरेलू वाहित जो चीज़ें हैं वो वाटर में जाएगी तो वाटर में न्यूट्रिशन या पोषण की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस स्टेज को कहते हैं सुपरिपोषण या यूट्रोफिकेशन। तो इस परिभाषा को देखते हैं हम, क्या है कि जलाशय के परितंत्र में उपस्थित पोषक पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। इस प्रक्रिया को सुपरिपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जलाशय में पोषक पदार्थों की बढ़ोतरी इसे कहा जाता है। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी। शैवालों के मृत शरीरों एवं मृत कार्बनिक अवशेषों के विघटन से जलाशय में बीओडी के मान में वृद्धि हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अन्य जलीय जीवों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है और अन्य जलीय जीव की मृत्यु हो जाती है। जलाशयों में इसके साथ ही नील हरित शैवाल एवं अनॉक्सी जीवाणु में वृद्धि हो जाती है। और इस वाटर का यूज़ करने से मनुष्य में पेचिस, अमीबॉयसिस, पीलिया, हैजा टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। अब कृषि रसायन है जो उनसे क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं वो देखते हैं कि जो भी हानिकारक या रासायनिक उर्वरक जो कृषि में यूज़ किए जाते हैं वो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो इनसे हीमोग्लोबिन मनुष्य का वो लेवल कम हो जाता है और ये मनुष्य की आंतों में जाकर भी जम जाता है। ठीक है। और इतना ज़्यादा अगर नाइट्रेट है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो जाता है तो उससे त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है और अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो वो भी नीले पड़ के उनकी मृत्यु हो जाती है। राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र के निवासियों में नाइट्रेट विषालुता पाई जाती है। इस के कारण अनेक जीवों की 1976 में नागौर जिले में बहुत सारे पशुओं की मृत्यु भी हुई थी। तो ये सारे जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, डीडीटी, पीसीबी, 2,4-D, 2,4-ST, ये भी जलाशय में अगर पहुंचेंगे तो और इनका यूज़ करने से स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारियां हो जाती है। डीडीटी की सब्जियों वो अन्य खाद्य सामग्री में उपस्थिति के कारण इस प्रकार के खाद्य पदार्थों के उपयोग से मनुष्य में कैंसर रोग हो जाता है। और रेडियोधर्मी प्रदूषक है उनका यूज़ करने से ब्लड कैंसर, दूसरे अनेक प्रकार के कैंसर या इन पदार्थों के शरीर में जाने से तंत्रिका तंत्र, गुर्दे, फेफड़े, नेत्र, जनन ग्रंथियाँ और संवहनी तंत्र आदि प्रभावित हो जाते हैं और इससे म्यूटेशन भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जल प्रदूषण के नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं। जल प्रदूषण के नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी उपाय पारिस्थितिक तंत्र के स्थायीकरण का है। इसमें अपशिष्ट पदार्थों के आगमन में कमी करना, पोषक तत्वों की प्राप्ति, जैवभार का एकत्रीकरण व पृथक्करण करना आदि क्रियाएं शामिल है। घरेलू वाहित मल एवं औद्योगिक अपशिष्टों के पुनर्चक्रण व पुनः प्रयोग, जिसे रिसाइकलिंग और रीयूटिलाइजेशन कहते हैं, के द्वारा भी जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। इन अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण द्वारा ईंधन, गैस तथा विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। तो ये सारी प्रोडक्ट को पानी में नहीं मिला कि उनको रिसाइकल या रीयूज़ कर लेने से वाटर का पोल्यूशन कम हो सकता है।
जैविक, रासायनिक व रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थों को अलग करने के लिए अनेक भौतिक रासायनिक क्रियाविधियों का उपयोग किया जाता है। इनमें इलेक्ट्रोलाइसिस, एडजॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, रिवर्स ऑस्मोसिस आदि क्रियाएं हैं। इनके द्वारा औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषकों को अलग करके उनका फिर से उपयोग किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट पदार्थों को जल में छोड़ने से पहले उनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट पदार्थों को जल में छोड़ने से पहले इनसे रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थों को पृथक कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त निलंबित कणों को छान कर एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विषैले पदार्थों को अलग किया जा सकता है। जल उपचार या वाटर ट्रीटमेंट भी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें वाहित मल विशेष प्रकार के जलाशयों में भर दिया जाता है, जिनको ऑक्सीकरण जलाशय कहते हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। इसमें घरेलू औद्योगिक अपशिष्टों का तनु घोल कार्बनिक पोषण पदार्थों के साथ इन जलाशयों में भर दिया जाता है। इसमें सूर्य के प्रकाश व कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति में अनेक शैवाल व जीवाणु विकसित हो जाते हैं, जो इन अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करके जल को शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार के जल में पोटेशियम, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस यौगिक मात्रा में होते हैं। इनका उपयोग सिंचाई में इस जल का उपयोग सिंचाई में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हम एक वाटर ऐसा पॉन्ड बना लेंगे जिसमें हमारे पोल्यूटेंट जल को भर देंगे, फिर उसको कुछ दिनों तक पड़ा रहने देंगे, जिससे उसमें कुछ एल्गी और बैक्टीरिया विकसित हो जाएंगे। तो वो बैक्टीरिया और एल्गी उस वाटर को कुछ मात्रा में शुद्ध कर देंगे और वो बचा हुआ पानी है जो खेती के उपयोग में लिया जा सकता है। और सरकार द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण कानून भी बनाया गया है 1974 में। उसका दृढ़तापूर्वक पालन करने से भी जल प्रदूषण की कमी हो सकती है। और लोगों को सबसे ज़्यादा अवेयर करना, सभा, संगोष्ठी, लघु नाटक, कविताओं के माध्यम से जल प्रदूषण रोकथाम के कार्यक्रम किए जाने से भी जल प्रदूषण के नियंत्रण में कमी हो सकती है।